हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, इसको समझने से पहले आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हम दोबारा समझते हैं एटम क्या होता है। क्या समझेंगे? एटम। देखो, जब रिसर्च करिए ना, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। सुना होगा कभी ऐसा परमाणु बम का नाम? महर्षि कणाद थे हमारे। कौन थे? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बार मंदिर में गए हुए थे और मंदिर में ना अनाज का जो चावल का दाना था ना वो टूटा हुआ था। उन्होंने उसको और तोड़ा, टूटता चला गया, टूटता चूरा कर लिया, छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई तो जगह ऐसी आएगी जब ये क्या हो जाएगा, टूटना बंद होगा। और उस चीज को क्या कहेंगे हमें? परमाणु। मतलब उसने कहा कि सारी चीजें किससे मिलके बनी हैं? परमाणु से। अपनी साइंस बहुत आगे थी। 6000 साल पहले हमने बैटरी बना दी थी भाई, बैटरी। याद रखना इस बात को। और बैटरी कब बनी है? वोल्टा ने बनाई है अभी दुनिया के लिए। कब? 1700-1800 के आसपास। और किसने बना दी थी? कब बना दी थी हमारे देश ने? 4000-5000 साल पहले। ये मेरी सिकनाद, ये थोड़ी तुम्हारे दादा लगा है, ठीक है, दादा है किसी के। मेरी सिकनाद आज से 2500-3000 साल पुराने हैं भाई। अपने सुश्रुत ऐसे ऐसे डॉक्टर थे जो समाज से बहिष्कृत कर दिया था जिनको। अरे ऐसी नदी चल रही है, लड़ाइयाँ होती थी बहुत ज़्यादा। लड़ाइयों में आदमी क्या करते थे? नदी में फेंक देते कि जलाना ना पड़े, मछलियाँ वगैरह खा लेंगी, कुछ और जानवर होंगे, मगरमच्छ वगैरह, वो खा लेंगे, अपना जलाने का खर्चा कम होगा। लेकिन वो क्या था कि इस साइड से फेंक रहे हैं, बेचारा यहाँ बैठा है, उठा लिए, 2-3 आदमी उठा लिए भाई। उन पर रातों रात, दिनों रात रिसर्च कर रहा है उनके ऊपर, मुर्दों के ऊपर। समाज से बहिष्कृत कर दिया था उसको, सुश्रुत को समाज से ही निकाला दे दिया था कि तू तो मुर्दों के साथ खेल रहा है, मतलब कुछ भी कहे। भाई साहब आज भी, अरे फादर ऑफ सर्जरी कौन थे? महर्षि कौन है? सुश्रुत। 8 बुक लिख दी थी, प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी उन्होंने उस टाइम, 3000-2500 साल पहले। 8 बुक। आज भी उनसे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इन्हीं के टाइम पे। चरक, ठीक है, आयुर्वेद का इतना ज्ञान कि आज भी चरक संहिता, आयुर्वेद, सारी चरक, सारे पेड़ पौधों, हर एक पेड़ पौधे ज्ञान था किससे कौन सी बीमारी, मतलब इवन कैंसर तक की बीमारियां भी ठीक कर दी थी चरक ने उस टाइम पे। आज नहीं हो रही हमारी पूरी दुनिया के साइंटिस्टों से। समझ में आ गया? तो याद रखना कि हमारे साइंटिस्ट बहुत आगे थे। तो जब एटम की बात हुई है ना, तो एटम वो सबसे छोटा पार्ट है जो किस में रोल निभाएगा? किस में रोल निभाएगा? वो रिएक्शन में रोल निभाएगा। मतलब कि एटम के अंदर होता है अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे बनता है न्यूक्लियस। बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही देखो, अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की बात नील बोर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर बताया था। नील बोर ने बताया था कि बाहर ना पहले आउटर मोस्ट सेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में 18 होंगे। लेकिन वैसे कहा था कि आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितने होंगे? 8। वो हमेशा 8 चाहेंगे। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 होंगे उनको कहेंगे हम क्या? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी होती है? सबसे पहला कौन होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। ये सारी कौन सी गैसें हैं? नोबल गैसेस। अब नोबल गैस क्या होती हैं? जो रिएक्ट ही नहीं करती, कभी रिएक्ट नहीं करती। तुम देखोगे कि जब पुराने टाइम पे हमारे बल्ब बनते थे तो बल्ब में नियोन डाली जाती थी कि वो रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बल्ब 6000 डिग्री गर्म होगा और दूसरी गैस होगी हाइड्रोजन, हो तो जल जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, लेकिन ये क्या नहीं करेंगे? रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और जितने भी एटम है ना, सब इनके जैसा होना चाहते हैं। तो अगर मान के चलो कि सारे एटम क्या होना चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अगर किसी के पास देखो ऐसा क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 4 वाले के पास तो क्या है कि उसको 4 देने या 4 लेने में कन्फ्यूजन है, इसलिए तो बीच में होगा हमेशा। इनको बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर या मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। एक बस किसको छोड़ के? कार्बन को छोड़ के। कार्बन नॉन मेटल है। नहीं तो जितने भी नॉन मेटल हैं उनके देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब ये बताओ कैप्टन कि 5 जिसके पास हैं वो 5 से 8 तक जाने के लिए क्या है? 3 लेने हैं और 5 देने। तो क्या पसंद करेगा वो? 3 लेना। 3 लेना। और जब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा क्यों है उसको दोबारा फिर समझो। न्यूक्लियस के अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज।
अगर किसी के पास अंदर है 8 नेगेटिव पॉजिटिव और 8 ही नेगेटिव, किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, माइनस का 10 हो गया, तो वैल्यू कितनी आई, -2। नेगेटिव हो गया ना वो एटम, इसलिए क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, जो एटम, जिन के एटम, वो कौन होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं वो, नॉन मेटल होते हैं भाई। समझ में आ गई बात, वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब मेटल क्या होते हैं, ये देखो जो पहले वाला है, ये 1 दे के 8 तक पहुंच सकता है, या फिर 7 लेने पड़ेंगे, तो ये 1 देना पसंद करेगा। इसलिए जो मेटल होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 या 2 या फिर 3 होंगे, और या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे या लेना ही पसंद करेंगे, देना तो पसंद करेंगे नहीं। तो इनको कहते हैं मेटल, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ तक भी बात नहीं है, जब बात हम एटम की कर रहे हैं, तो एटम अब कंबाइन होंगे, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दूसरे से जुड़ेंगे या देने के लिए दूसरे से जुड़ेंगे, और इसी को क्या कहते हैं हम, उसकी वैलेंसी कहते हैं। अब इसके बाद तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना ढूंढ रही है कि कोई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये अकेली कभी नहीं रहेगी, ढूंढती रहेगी। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2 है। ठीक है। अब एक चीज़, एक वर्ड यूज होता है मोलिक्यूल। ठीक है, मोलिक्यूल क्या होता है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं। कौन कंबाइन होते हैं, जैसे ये वाटर का मोलिक्यूल है, मैं तुम्हारे से पूछूं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल है, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिक्यूल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूल है, सारे मोलिक्यूल ही तो हैं ये। क्यों जुड़े खड़े हैं ये एक दूसरे से, मिलके कुछ काम कर रहे हैं। ये भी एक मोलिक्यूल है, H2 भी एक मोलिक्यूल है, N2 भी एक मोलिक्यूल है। लेकिन जब मोलिक्यूल सेम टाइप के एटम से बनता है, और जब मोलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, वो मोलिक्यूल जो सेम टाइप के हैं, तब बनेगा एलिमेंट। क्या बनेगा, एलिमेंट। और जब डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल मतलब एटम इकट्ठे होंगे, और जो मोलिक्यूल बनाएंगे, फिर वो मोलिक्यूल को इकट्ठा करेंगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड। समझ में आ गई बात है। तो एलिमेंट क्या होते हैं, सेम टाइप के एटम जिसके पास हो, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। फिर एलिमेंट के हमने 3 पार्ट देखे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। मेटल की अभी तक बस इतनी बात हमने समझी है कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। अब यहाँ से समझो, मैं तुम्हें बार बार एक बात और कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना वोकैब पे ध्यान दो। अब बात आ गई इलेक्ट्रोपॉजिटिव की। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, लेकिन इसको लिखोगे कैसे, द एलिमेंट्स विच टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वही क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। ये तो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। अब फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो होंगी बहुत सारी, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। यहाँ से आ गया भाई, एक सेकंड, ऐसे इसमें इन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखा भाई। ठीक है, हम वैसे ही डिस्कस करते हैं। पहली बात है, मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर। क्या होते हैं, कंडक्टर मतलब कि तुम मेटल की एक रोड ले लो, उसको इस साइड से ना गर्म करने स्टार्ट कर दो। इस साइड से तुम गर्म करोगे तो इस साइड का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मेटल को अगर तुम इस साइड से गर्म करना स्टार्ट करोगे तो इस साइड का मेटल, इस साइड का पोर्शन भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा। इस प्रॉपर्टी को कि मेटल एक तरफ से दूसरी तरफ को हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकता है, इसको ही क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। फिर हम बोलते हैं कि मेटल होते हैं डक्टाइल। भाई तुम ये बताओ, तुमने तारे देखी होंगी, किसकी बनती हैं तारे, मेटल्स की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की। तो जब हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि हम उनको किस में डाल सकते हैं, किस में डाल सकते हैं, वायर में डाल सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। क्या होते हैं, मेलिएबल। तुमने देखी होंगी सीट किसकी बनी होती है, लोहे की, एल्यूमिनियम की। ठीक है, तुम बर्तन देखो किसके बने होते हैं, इन्हीं के बने होते हैं। उनको डाल सकते हैं हम, पीट के क्या कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी। डक्टाइल हो गए, मेलिएबल हो गए, सोनोरस हो गए। सोनोरस का मतलब एक मेटल को दूसरे से बजाओ, टन टन की आवाज आएगी, साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल। लस्चर,
शायद यही स्पेलिंग हो गया, कुछ और भी हो सकते हैं शायद, एच ना हो। ठीक है, लस्टर का मतलब चमक देते हैं, वो चमकते हैं। मेटल को तुम गोल्ड देखो, शाइन करो, पॉलिश करो, चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं? मेटल्स की हैं। आपसे पूछ सकता है कि डक्टाइल क्या है, मेलिएबल क्या है, कंडक्टर क्या है, सोनरस क्या है, लस्टर क्या है। अब देखो इसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, यहाँ पे मैं क्यों रुका उसको समझो। हाँ, एक और बात, सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का? आई होता है। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। और मेल्टिंग पॉइंट क्या, जिसपे ये पिघलेंगे, और वो क्या होता है? आई। मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले ना, मैं एक कुछ बेच के आया था सोने का, दूसरा कुछ लेने के लिए। तो उन्होंने मेरे सामने ना उसको पिघलाया था गोल्ड को, और कितने डिग्री पे पिघला था? 1000 डिग्री पे उन्होंने उसको अच्छे से पिघलाया था, मतलब पिघल गया था अच्छे से। और दूसरे जो मेटल होंगे जैसे आयरन है, टंगस्टन तो 6000 डिग्री टेम्परेचर पे भी नहीं पिघलता, थोड़ा सा और, क्योंकि एलोय है वो मेटल नहीं है, वो क्या है? एलोय। और एलोय का ना, तुम ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोय क्यों यूज करते हैं इन वायर वगैरह में? क्योंकि एलोय ना ज़्यादा तो सॉलिड होते हैं, मतलब ज़्यादा मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये उसका इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि एलोय क्यों यूज़ करते हैं हम बल्ब में, टंगस्टन यूज़ करते हैं, नाइक्रोम यूज़ करते हैं इसमें, हीटर में, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलो यहाँ से समझते हैं फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, सारे मेटल, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, किसको? मरकरी को, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी ही क्या होता है? लिक्विड। दूसरी बात है, यू हैव ऑब्जर्व, मेटल के पास क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, अभी भी बताया है। लेकिन यही क्वेश्चन है बस इसमें, जितने थोड़े थोड़े से ना, मेटल नॉन मेटल बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें ये लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट आया होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर तुम इनको पाम मतलब हाथ पे रखोगे तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को दोगे 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 37-35 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। फिर इसने कहा कि सारे मेटल लस्टर होते हैं, नॉन मेटल लस्टर नहीं होते। किसको छोड़ के? केवल आयोडीन को छोड़ के। समझ में आ गई? सार देखो लिखा हुआ है, कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी कहते हैं। कार्बन डायमंड में भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट में भी होता है, ठीक है, और कार्बन बकमिस्टर फुलरिन में भी होता है। कार्बन के अलग अलग जगह होने के, देखो आयरन जहाँ भी होगा ये सॉलिड वगैरह एक ही फॉर्म मिलेगी, लेकिन ये ना अलग अलग फॉर्म है इसकी। डायमंड तो कंडक्टर नहीं, ग्रेफाइट कंडक्टर। डायमंड ट्रांसपेरेंट, ग्रेफाइट डार्क। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट बिल्कुल सॉफ्ट, पेंसिल में यूज होता है, जब हम चलाते हैं तो घिस जाता है, तभी डायमंड नहीं घिसता। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। फिर क्या लिखा है कि डायमंड इज द एनोट्रोपी, जो क्या है? आर डस्ट है, ये क्वेश्चन हो गया। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? आई। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? और ग्रेफाइट इसका दूसरा है। फिर आ गया एल्कली मेटल। एल्कली मेटल क्या होते हैं उसको समझना। देखो मेटल जब ऑक्साइड बनाते हैं ना, ऑक्साइड नाम याद रखना है, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, ऑक्साइड मतलब कि और मेटल ऑक्साइड ना बेसिक होते हैं नेचर में, क्या होते हैं? बेसिक। और ऐसे बेस, एसिड बेस हमने पिछला चैप्टर किया था, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, जो वाटर में क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे, उनको क्या कहते हैं? हमें एल्कली कहते हैं। तो एल्कली मेटल कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ। ये इतने सॉफ्ट है कि इनको किससे काटा जा सकता है? चाकू से। ये एक एक क्वेश्चन है, लिख देंगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कि ऐसा मेटल बताओ जो चाकू से काटा जा सकता है, ऐसा मेटल बताओ जो हाथ पे पिघल जाएगा, ऐसा मेटल बताओ जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में है, ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लस्टर है, ऐसा नॉन मेटल बताओ जो हार्ड है, कार्बन है। समझ में आ गई बात है? ऐसे ही पढ़नी है। अगला देखो, ये आ भी गई, ये है भी क्वेश्चन, यही तो है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन है, आसानी से किसको काटा जा सकता है, बेस्ट कंडक्टर कौन है, पुअर कंडक्टर कौन है, ईट का, नॉन मेटल्स हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। आगे भाई सारे के सारे क्वेश्चन। अब आगे जी मेटल की और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो समझो, टॉपिक है कि जी जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैंने बताया ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब क्या नाम हो जाता है ऑक्सीजन का? ऑक्साइड। और मेटल का नाम पहले लिखेंगे हमेशा, देखो लिखा भी हुआ है, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल का नाम पहले, ऑक्साइड का नाम, ऑक्सीजन का नाम है बाद में। कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया,
कॉपर CuO ही क्यों लिखा है, क्योंकि कॉपर कितने बॉन्ड बनाता है, 2, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनका एक एक से ही काम चल जाता है। मतलब कॉपर को 2 बॉन्ड बनाने वाला चाहिए था, ऑक्सीजन ने पूरा कर दिया, बना दिए 2 बॉन्ड। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला बना, एल्यूमिनियम 2 ऑक्सीजन 3। देखो समझने वाली बात है, कॉमन सेंस लगा सकते हो तुम्हें कि जब एल्यूमिनियम 2 क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम 1 3 बॉन्ड बनाएगी, 2 कितने बनाएंगी, 6, और 6 बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी, 3, इसलिए एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन है 3 मिला के 1 मोलिक्यूल बनाएंगी, अकेली तो बना ही नहीं सकती। एल्यूमिनियम कहेगी आ जा बे, ऑक्सीजन है मेरे साथ बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन बोली मैं तो 2 बना सकूँ, एल्यूमिनियम बोली मैं 3 बना सकूँ, तालमेल नहीं बैठेगा, नूरा फिर नू करें, मैं भी एक एल्यूमिनियम ना और बुला लूँ हूँ, तू 2 ऑक्सीजन आना और बुला ले, फिर नू कर लेंगे, 2 तो मैं तेरी के लिए बना लूँगी, एक उसकी के लिए, या नू बोली 2 तेरी के लिए बना लूँगी, एक उसकी के लिए, और हम एक मोलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। समझने वाली बात है, ठीक है। अब इसने कहा है कि जी सारे ही मेटल, यहाँ पे ना एक बहुत ज़बरदस्त बात आएगी, एक सेकंड रुको ना, यहाँ नहीं है शायद, वो यहाँ लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है। और हमने पता है कि जब मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, ये आगे क्वेश्चन वाली बात कि मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई नेचर में, बट सम मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो जहाँ निशान लगा रहा हूँ ना वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अमन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, वो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे, और इन्हीं को कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। देखो एल्यूमिनियम एसिडिक नेचर शो कर रहा है, मतलब वो बेस से रिएक्ट करेगा, और बेसिक नेचर शो करेगा तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा। ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, किससे रिएक्ट किया इसने, HCl से, क्या बना लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये है सोडियम, और इसको क्या कहता हूँ मैं, कितनी बार कहा तुम्हारे सामने, हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसने इससे रिएक्ट किया, इसका क्या ले लिया इसने, सोडियम, NaAl2, सोडियम एल्यूमिनेट, इसका जो नाम है ना, देखो ये तो सोडियम हो गया, एल्यूमिनेट किसको कहा इसने, AlO2, इस पूरे को एल्यूमिनेट कहा है, सोडियम में एल्यूमिनेट, और साथ में क्या निकल के गया यहाँ से, वाटर। ये तो किसके थे, एल्यूमिनियम के। फिर देखो किसके हैं, फिर नीचे देखो सोडियम के हैं, पोटासियम ऑक्साइड के हैं। इन्होंने देखो क्या किया है, लिखा हुआ है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में, बेसिक, और मैंने पहले ही बताया था ऐसे बेसिक जो किस में सोल्यूबल होंगे, वाटर में, वो क्या कहलाते हैं, एल्कलीज। और कौन थे वो, सोडियम, लिथियम और पोटासियम के ऑक्साइड। तो देखो ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ये रहा पोटासियम ऑक्साइड, दोनों ने किससे रिएक्ट किया, पानी से रिएक्ट, और क्या बना लिया, NaOH और KOH। और तुम्हें खास बात बताऊं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। जब पहले तो समझो बेस क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, NaOH, जो OH आयन रिलीज करते हैं पानी में मिलाते हैं, टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। pH वैल्यू किससे ज़्यादा होती है, 7 से। जो 14 के पास होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 14 के पास होती है, 14 ही मान लो, ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। हाँ, यहाँ पे छोटी सी बातें और हैं। क्या लिखा कि आल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन सेम टेम्परेचर, सभी सेम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सोडियम आके रिएक्ट कर लेगा, लिखा हुआ है देखो, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी शो करेंगे, अलग अलग। मेटल सच एज पोटासियम, जो पोटासियम होगा और सोडियम होगा वो विग्रसली रिएक्ट करेगा। मतलब अगर तुमने सोडियम और पोटासियम को ऐसे बाहर रख दिया और वहाँ पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गई, इतनी ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करेंगे कि तभी आग, फायर लग जाएगी वहाँ पे। सोचो देखो कितनी खतरनाक बात है। इसलिए इनको किस में रखा जाता है, ओपन नहीं रखा जाता। इनको प्रिवेंट करने के लिए, हमें एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो कौन सी क्वेश्चन बन गया ना भाई कि किन को हम उसमें रखते हैं, सोडियम और पोटासियम को। At ordinary temperature, the surface of the metal such as magnesium और aluminium, zinc, lead are covered with thin layer of oxide। जो ये सारे का यहाँ ना इसने, ये आग नहीं पकड़ते लेकिन ऑक्साइड बना देते हैं।
तुम देखोगे कि चीज़ों के ऊपर ना जंग लगे मिलेगा, कुछ लेयर बन जाएगी। और लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रिवेंट द मेटल, देखो समझो, मान के चलो कि क्या हो गया भाई, मेटल ने ना रिएक्ट कर लिया, ये एक प्लेट थी किसकी, देखो लिखा हुआ किस किस की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की। मान लो ये एल्यूमिनियम की थी, इसके ऊपर लग गई जंग, पहली लेयर एक जंग की लग गई। अब वो जंग की मतलब जो इनका वो है कोरोजन हो गया इनका, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना ही कोरोजन कहलाता है। एक लेयर आ गई ना पतली सी, वो लेयर पता है किसका काम करेगी, आगे रिएक्ट करने से रोकेगी, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगी। तो कई बार जब हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना होता है ना, तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं? जिंक की। ये क्वेश्चन है पूरे बहुत ध्यान से। फिर इसने लिखा है कि जैसे कुछ आगे देखो, टू प्रिवेंट द फ्रॉम ऑक्सीडेशन, और आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न्स विगरसली। फीलिंग्स क्या होते हैं, मतलब पतले पतले से आयरन के टुकड़े, रेत टाइप के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, वो जल जाते हैं, वो क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब जलना होता है। एंड लिखा हुआ है द स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम, जब स्प्रिंकल का मतलब छिड़काव करना, रेत टाइप का हम छिड़काव करेंगे वो जलेंगे। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल्स इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर। ध्यान से समझना कि जब मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल क्या करता है, कॉपर बर्न नहीं होता, कॉपर क्या नहीं होता, आयरन भी बर्न नहीं होता, लेकिन स्प्रिंकल्स बर्न होते हैं। कॉपर क्या करेगा, कॉपर बर्न नहीं होगा, लेकिन जो गर्म कर देंगे ना कॉपर को, तो कॉपर का जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक। क्यों? कॉपर ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? कॉपर ऑक्साइड। गर्म करने से कॉपर किसी हद रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से, और कैसा कलर कर लेगा अपना, ब्लैक। फिर लिखा हुआ है कि सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। चाहे कितना ही हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते। फिर छोटी सी बात आ जाएगी यहाँ पे, एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग, जो प्रोसेस है थिंक ऑक्साइड लेयर एल्यूमिनियम की, एंड एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर विच एक्सपोज टू एयर। अभी बताया था ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कर लेगा, कोटिंग बना लेगा, और क्या करेगा वो, रेजिस्टेंट करेगा फर्दर कोरोजन से, आगे जंग लगने से बचाएगा लोहे को। एंड द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग ऑक्साइड लेयर थिकर। थिकर मतलब कि मोटी। अगर हम ऑक्साइड की लेयर मोटी बना देंगे तो इसी को कहते हैं। और ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस इवोल्ड, एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक द थिकर प्रोटेक्टेड। क्योंकि उसमें से H2SO4 है ना, और H2SO4 क्या करेगा, अपने आप से इसमें से ऑक्सीजन रिएक्ट करके किसके ऊपर रिएक्ट कर लेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर, एक मोटी सी परत जमा लेगा, और एल्यूमिनियम को दोबारा जंग लगने से क्या करेगा, वो हमेशा के लिए रोक देगा। क्या समझने की बात है या नहीं है भाई? लास्ट चीज़ें देखो फिर क्या है कि वी हैव ऑब्जर्व द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड द सैंपल ऑफ द मेटल टेकन हेयर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विगरसली। मैग्नीशियम की लेस विगरसली का मतलब तेज तरीके से, लेस का मतलब कम, एंड दैट इज द नोट एज, ये किसके रिएक्टिव नहीं है, सोडियम जितना रिएक्टिव नहीं है, बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प द डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक। इनकी रिएक्टिविटी वहाँ बर्निंग में डिसाइड नहीं होती, जनरली अगर हम ओपन छोड़ देते हैं तब बात होती है। अब बात आ गई किसकी, वाटर से रिएक्ट करने की। किसकी? वाटर से रिएक्ट करने की। तो जब भी मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, देखो लिखा हुआ है मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। ये एक्सपेरिमेंट उसको शो कर रहा है कि यहाँ पे एक ऊन ले ली, ऊन नहीं समझो, कॉटन ले ली, कॉटन को पानी में भिगो दिया और गर्म किया। जब गर्म किया तो यहाँ से देखो, वैसे पानी में भिगोते नहीं, पानी लेते तो अलग बात होती, पानी में भिगोने से उसको गर्म करेंगे तो ना स्टीम निकल के जाएंगी। स्टीम का मतलब क्या होता है, भाप। वो भाप इस मेटल स्ट्रिप से रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड। निकल के क्या जाएगा, गैस। कौन सी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के गई और यहाँ से गई, इस चैम्बर में इकट्ठी कर ली। उसको जला के देखा तो पता लगा कि भाई हाँ हाइड्रोजन गैस ही है। क्या समझ में आ गई? अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, डिजोल्ड इट द फॉर्म टू मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड को वाटर में घोलेंगे तो क्या बना लेंगे, वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेंगे। नीचे एग्जाम्पल भी होंगे। देखो क्या था, सबसे पहले कि पोटासियम को वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का वाटर से रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, गैस भी निकली और ईट भी निकली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं। देखा होगा ना, सोडियम का एक बॉल अगर मैं पानी में फेंक दूँ तो बम जैसा विस्फोट होगा पूरा, इतनी विग्रसली रिएक्ट करते हैं ये।
कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, ईट भी प्रोड्यूस करता है कैल्शियम भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा होगा देखो, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ, इसके अंदर बबल्स बनते हैं जो मेटल की सरफेस पे चिपक जाएंगे। बबल्स तो इसमें बनते हैं, लेकिन इतना देखो, सुनो, सोडियम गया भाई साहब पानी के साथ रिएक्ट करने, ठीक है कैप्टन, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकली, लक्ष्य निकलते ही हीट प्रोड्यूस कर दी बहुत ज़्यादा, जिससे हाइड्रोजन गैस में क्या लग गई, आग, तभी विस्फोट होता है। लेकिन कैल्शियम ये चीज़ नहीं कर पाता। देखो लिखा हुआ है कि कैल्शियम तो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बबल्स बनते हैं वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये क्वेश्चन है। कैल्शियम नहीं करता, मैग्नीशियम तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, वो तो किसके साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ। फिर दूसरा लिखा है मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, वो आइदर गर्म और किससे भी नहीं करते, वो तो भाप से करते हैं। जो लिखा था ना मेरे कॉटन का जो भीगा हुआ लिया था हमने, तो कौन से मेटल पानी के साथ सीधा रिएक्ट कर देते हैं, पोटासियम और सोडियम। कैल्शियम रिएक्ट करता है लेकिन वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। मैग्नीशियम गर्म ठंडे पानी से करता है, नहीं तो गर्म पानी से करता है। और आयरन, जिंक और ये किससे करते हैं, भाप से करते हैं। समझ में आ गई बातें, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ आओ। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो देखो क्या होगा, मेटल ने एसिड से रिएक्ट किया, डाइल्यूट लेंगे हम, डाइल्यूट का मतलब उसमें वाटर ऐड होता है, और क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लो, सोडियम ले लिया मैंने, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवाई HCl के साथ। अब मैंने क्या बताया था, सोडियम है मेटल, क्लोरीन है नॉन मेटल। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद कर लिया। इसने बोला भाई साहब कहाँ गुम हो रहे थे, मेरे तो आपकी ही जरूरत थी, आ गया जी, आ गया, मिलके दोनों के दोनों, और क्या छोड़ दी वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात, क्योंकि इनको एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना बहुत आसान है, इसको एक देना, इसको एक लेना, बाय बाय तेरी तो वाटर देखूँ इतने देना था मैं, इतने साल हो गए तू कित खूरा था, ठीक है भाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखो, फिर इसने लिखा है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। अब क्या होता है, ये एक रिएक्शन भी बोलते हैं जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, सुना होगा। ये आया कौन है, जिंक भाई साहब, कॉपर बेचारा अपनी मुश्किल शादी हुई थी सल्फेट के साथ बैठा था लेके। यू कौन है, ये कौन है, जिंक, हाईली रिएक्टिव। ये कॉपर से बोला नूरा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, इन्हें तो मेरे दे जा, तो ZnSO4 ले लिया, और कॉपर ने बोला तू जाई बम बड़का न खिला ले, ठीक है। मतलब कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल की क्या ले लेगा, उसका साल्ट ले लेगा। इसको साल्ट को छीनना ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये देखो रिएक्टिविटी टेबल, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, और दूसरे पे कौन है, सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड। और इनके सिंबल भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब तुम्हारे सामने आ जाए ये सोडियम, और तुम्हें पता ही ना हो ये सोडियम का नाम, तुम्हारे सामने आ जाए KOH, अरे ये तो पता था हाइड्रोक्साइड, ये K क्या है, सोचोगे पोटासियम, पोटासियम कुछ होगा, ये नाम पोटासियम है। पोटासियम का ग्रीक जो लैंग्वेज में नाम लेते हैं इनके, तो वहाँ पे K से स्टार्ट होता है। कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी, और Ag सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड। आगे देखो जी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट ना, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अभी मैंने क्या बताया था तुम्हारे, सोडियम का और क्लोरीन का एग्जांपल लिया था ना। मैंने क्या कहा कि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहे हैं, ले जाओ जी ले जाओ, कोई हमारा ये क्या कर रहे हैं कि ले जाओ जी मेरे मारते दे दो कोई ले। तो इनका बॉन्ड किस तरीके से बनेगा, देखो दो तरीके से बॉन्ड बनते हैं। मान के चलो कि एक क्लोरीन आया और दूसरा क्लोरीन आया, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। भाई ये भी कह रहा है कि मुझे भी जरूरत है, ये भी कह रहा है मुझे भी जरूरत है, क्या हम बॉन्ड बना सकते हैं। नूरे भाई क्लोरीन ऐसा कर लेना, हम दोनों जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, उसने यहाँ रख ले। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, 7, तो आउटर मोस्ट में टोटल 7 नहीं कह रहा हूँ, आउटर मोस्ट सेल में कह रहा हूँ। तो 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर है। जो 7वां इलेक्ट्रॉन था वो इन्होंने बीच में रख लिया। इस क्लोरीन ने भी ऐसा किया, 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है। अब ये बताओ इस क्लोरीन की तरफ से देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इस क्लोरीन की तरफ से भी देखो 8। दोनों ने क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन ने शेयर कर लिए। और जब शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन मेटल नॉन मेटल ये तो किसके अंदर है, जब जिनकी रिएक्टिविटी या जिनकी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो या दोनों या इलेक्ट्रो नेगेटिव हो, जब करेंगे। लेकिन मेटल और नॉन मेटल कैसे करेंगे भाई, ये समझो।
मेटल ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टॉपिक होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। और इस अट्रैक्शन को ही कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। भाई क्या समझ में आ गई कैप्टन, सबको क्लियर है। और यही बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखो यहाँ देखो सही से बता रखा है कि नोबल गैस तो कौन है, इलियम, नियोन, आर्गन। ये तो देखो या तो 2 थे पहले वाले, फिर 8 और फिर 8। लेकिन सोडियम के लिए देखो कितना है बाहर में, 1। मैग्नीशियम के पास कितने हैं, तो इसलिए 2 बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 3। फिर पोटासियम के पास कितने हैं, 1। और कैल्शियम के पास कितने हैं, 2। अब देखो नाइट्रोजन के पास है 5, 8 तक पहुंचने के लिए 3। इसके पास ऑक्सीजन के पास 6, 2। फ्लोरीन के पास 1, फॉस्फोरस के पास 3, सल्फर के पास 2, क्लोरीन के पास 1। ये इनकी वैलेंसी हो जाती है बॉन्ड बनाने की। समझ में आ गया भाई। देखो ये लिख रखा है कि सोडियम ने क्लोरीन को वो दे दिया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसको कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये देखो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इस क्लोरीन ने ले लिया, दोनों यहाँ बैठ गए। क्लोरीन ने 2 लिए हैं, मैग्नीशियम ने एक मैग्नीशियम ने दिए हैं। इस बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं भाई, आयनिक बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बातें बता रखी हैं कि आयनिक बॉन्डिंग फिजिकल में कैसे होंगे भाई, सब सॉलिड होंगे हमेशा, क्योंकि बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड भाई साहब दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पता है कौन सा, न्यूक्लियर बॉन्ड, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और अगर इसकी पावर 10 की पावर 38 है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना सेम कंडीशन में, उसकी पावर 10 की पावर 36 है। और ग्रेविटेशनल फोर्स तब 1 होता है, तब ये रेशो है। तुम समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और था इनफाइनाइट गुना स्ट्रॉन्ग फोर्स मान के चलो। तो अगर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है तो क्या वो नेचर में कैसे होंगे, सॉलिड ही होंगे भाई। देखो लिख रखा है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड समवट द हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और दे जनरली ब्रिटल, मतलब वैसे टूटेंगे, मतलब एक NaCl का बॉन्ड ऐसे बन रहा था, ठीक है, इसमें दूसरे के साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल था NaCl का, दोनों अलग अलग हो गए, क्या दिक्कत होगी इसमें। लेकिन ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है इन दोनों के बीच का, सोडियम और क्लोरीन को अलग करना मुश्किल है। समझ में आ गई बात। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही होता है। तुमने देखा होगा मूंगफली वाले जो होते हैं वो नमक को ही गर्म करते रहते हैं। पिंगला देखा कभी उनका नमक है, सही बात है। अगला सोल्यूबल, और तुमने देखा होगा नमक तो पानी में एक डली फेंक दो नमक की, घुल नहीं जाएगी। ये खास बात होती है आयनिक बॉन्ड की, जैसे ही पानी में डालोगे तो सोडियम अलग भाग जाएगा और क्लोरीन अलग भाग जाएगा, फिर वो बॉन्ड काम ही नहीं करता, फिर दूसरे तरीके की प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ पे, सोल्यूबिलिटी वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। अगला क्या है, अगर हम इनको पानी में डालेंगे तो आयंस बन गए। ऐसे एटम के ऊपर चार्ज को ही तो क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले तभी उसको क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। तभी उसको क्या कहेंगे भाई, आयंस कहेंगे। और आयन मतलब ये आयन क्या करते हैं, देखो वैसे तो तुम देखोगे कि वैसे तो जो करंट पास करता है ना वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में मतलब लिक्विड स्टेट में जो करंट पास होता है ना वो आयंस की वजह से होता है, तो ये करंट को पास कर देंगे भाई। आगे देखो मेटल्स होते कैसे हैं, मेटल से कैसे होते हैं। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अर्थ क्रस्ट में मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड सी वाटर में भी मेटल होते हैं बहुत सारे गोली फॉर्म में, जैसे सोडियम हो गया, वहाँ पे सोडियम मेटल है ना। और नमक कहाँ से निकालते हैं हमें, समुद्र में से ही निकालते हैं। फिर यहाँ पे बनता है कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, और इनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। देखो जहाँ भी मेटल्स हैं तो उनको बोलेंगे मिनरल्स, क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और मिनरल्स की थोड़ी प्योर फॉर्म जहाँ से मेटल निकालना थोड़ा फायदे का सौदा होता है उसको बोलते हैं और, जिसको हिंदी में बोलते हैं अयस्क। उसको क्या बोलते हैं, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम अयस्क बोलते हैं। अब जी मेटल निकालने भी तो पड़ेंगे, तो यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाओ, ये आगे देखो हमने सबसे पहले क्या लिया, और एक चीज़ और है वैसे यहाँ पे थोड़ी सी इसने कहा है कि जी सबसे पहले यू हैव लर्न द रिएक्टिविटी, आपने पढ़ा है, नॉलेज यू कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं था, कहाँ लगा हुआ है, एक मिनट ना भाई, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम और को ना प्योरीफाई करेंगे, मतलब छान के
वैसे देख लिया भाई रेत का डला था, उस रेत के डले को वैसे ही बाहर निकाल के पीस के कुछ भी करके, तो सबसे पहले ओर की कंसंट्रेशन करी जाएगी, मतलब उसमें से जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी है ना वो निकाली जाएंगी। क्या निकाली जाएगी? सबसे पहले बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी को ही गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं उस इम्प्योरिटी को? गैंग। अब और से हमने इम्प्योरिटी को निकाला, 3 तरीके के और मिलेंगे, एक मेटल के और जो हाई रिएक्टिव हैं, एक मेटल जो मीडियम रिएक्टिव है, और एक मेटल जो लो रिएक्टिव है। समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लो रिएक्टिव वाले मेटल है उनका वो मिलेंगे सल्फाइड के साथ रिएक्ट करे हुए, उनकी करते हैं रोस्टिंग। ठीक है, देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ही गर्म करना होता है, लेकिन कैल्सिनेशन में तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं और रोस्टिंग में ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में गर्म करते हैं। इन्होंने कहा है कि मेटल की अगर हमें ऑक्साइड मिल जाए ना, क्या मिल जाए? मेटल की ऑक्साइड, तो उसमें से मेटल निकालना आसान है। और जब हम इनके ओर को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने से वो मेटल किससे रिएक्ट कर लेंगे? ऑक्सीजन से, और क्या बना लेंगे? अपने ऑक्साइड बना लेंगे। देखो लिखा भी हुआ है, देखो क्या बनेगा? सब हर एक जगह मेटल ऑक्साइड बनेगा। उसको क्या कर लेंगे फिर? साफ रिडक्शन कर लेंगे। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीजन को का हटाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटाना या हाइड्रोजन का ऐड होना। तो रिडक्शन करना आसान है, रिडक्शन कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। तो एक प्रोसेस तो क्या है कैप्टन है कि हमें सल्फाइड और मिला, और सल्फाइड और को गर्म करना ही क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है। किसमें? हीट करना कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये रहा, इसमें भी देखो सल्फाइड और उसका क्या किया? रोस्टिंग। क्या मिलेगा हमेशा हर बार? ऑक्साइड। ऑक्साइड का क्या कर देंगे? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हटाने तो रिडक्शन कहलाता है। यहाँ भी देखो कार्बोनेट और मिला, उसको क्या कर दिया? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब हीट करना थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में। अगला ये क्या है? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। मेटल्स ऑफ द मोल्टन और, मतलब पिघले हुए को पहले पिघला लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करना आसान है कि एक तरफ हमने इम्प्योर मेटल कर दिया, एक तरफ प्योर कर दिया, एनोड और कैथोड दे दिया, अपने आप इसमें से प्योर मेटल इधर जाके चिपक जाएगा, नीचे बच जाएगा तलछट, जिसको गैंग कहते हैं। आगे आएगा देखो। अब कहाँ है एनरिचमेंट ऑफ मेटल? यहाँ आया था, देखो ये आ गया भाई, ये कह रहा था मैं थोड़ा सा। एनरिचमेंट का मतलब है कि और में से इम्प्योरिटी हटाना। तो देखो लिखा हुआ था जो और है ना, जो हम अर्थ में से निकालेंगे वो कंटामिनेटेड होते हैं, दूषित होते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी के साथ। मिट्टी होगी, रेत होगा, और उसको क्या कहते हैं हम? गैंग। और इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव, और उसको ही क्या कहते हैं? रिमूविंग ऑफ गैंग इज कॉल्ड। इसको क्या कहा था इन्होंने? एनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर करना कहलाता है। अगला टॉपिक समझो। लिखा हुआ है कि ऐसे मेटल जो लो रिएक्टिव के हैं, तो देखो क्या थे वो? सल्फाइड और थे, सल्फर था उनमें। क्या किया? उसको हीट किया, वो रोस्टिंग किया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड को हीट किया, रिडक्शन कर दिया, बस केवल ऑक्सीजन निकल के बाकी क्या बच गया? मेटल। ये देखो कॉपर सल्फेट है, सल्फाइड और, इसको क्या किया हमने? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। ऑक्सीजन दोनों की जगह है, एक जगह लार्ज अमाउंट में, एक जगह कम अमाउंट में। तो यहाँ पे रोस्टिंग कर दी। अब इसको क्या मिला हमें? कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को किससे किया फिर? कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया, और क्या बना? कॉपर बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल के चलेगी। समझ में आ गई कैप्टन? अगला देखो, ये है भाई मिडल वाले रिएक्टिविटी वाले। तो मिडल वाले कौन से हैं? देखो जिंक सल्फाइड, इसको भी किससे रिएक्ट किया? ऑक्सीजन से हीट किया, और यही कर दिया भाई ZnCO3 हीट कर Zn ऑक्साइड। Zn ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करवाया, रिडक्शन कर दिया हमने। इसको ही तो रिडक्शन करना था भाई, इसी का तो मेटल ऑक्साइड का तो मतलब ऑक्सीजन हटाना ही तो बस काम रह गया। और ऑक्सीजन हटाना क्या कहलाता है अमन? रिडक्शन। अब ये देखो, ये हैं क्या? हमारे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम से, तो ये तो अलग है भाई हमारा। ये आयरन ऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम से करते, ये आयरन अलग हो गया। अब क्या आ गया? टॉप एक्टिविटी सीरीज वाले। ये देखो मैंने क्या कहा था कि क्या करेंगे हम? रिफाइनिंग। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं कि एक साइड तो हम क्या दे देंगे? कैथोड। एक साइड क्या ले लेंगे? एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, जिसपे इम्प्योरिटी वाला कर लेंगे। कैथोड के अंदर जो इम्प्योरिटी थी, जब हमने देखा इस साइड ले लिया कैथोड, अपने आप जो कॉपर है ना निकल के इधर जाना स्टार्ट कर देगा, इसके ऊपर चिपकना स्टार्ट कर, चिपक जाएगी, ये मोटा हो जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी, जिसको क्या कहेंगे? एनोड मड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? जिसको एनोड मड कहेंगे। समझ में आ गई बात? अगले टॉपिक की तरफ आओ फिर।
अब बात रहेगी लास्ट की कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट। मेटल का कमजोर होना, तुमने लोहे की एक रोड थी बाहर फेंक दी, क्या लग जाएगी? थोड़े दिन के लाल हो जाएगी, जंग हो जाएगी। उसको केवल स्पेशल आयरन के लिए तो रस्ट बोलते हैं, लेकिन मेटल्स के लिए क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब कोरोजन से कैसे बचाएंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो देखो एक एक बातें बताई हैं कि देखो लिखा हुआ है द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटिंग, पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैल्वेनाइजेशन में किसकी पर चढ़ाते हैं? जिंक की। क्रोमियम, क्रोम देखा तुमने मेटल के ऊपर क्रोम की प्लेट, क्रोम पे जंग नहीं लगता ना, क्रोम की प्लेट चढ़ाते थे, तो गाड़ियों पे लगता है क्रोमियम, क्रोम कहते हैं, क्रोम लगवा के लेके आगे। एनोडाइज करते हैं। गैल्वेनाइज देखो लिखा हुआ स्पेशली, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द लेयर ऑफ ए जिंक। और गैल्वेनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। जिंक भी बच जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत है क्या हो जाएगा, बच सकते हैं वो। आगे क्या लिखा हुआ है कि एलओए बना सकते हैं हमें। मैंने बताया था ना कि एलओए बनाना भी बहुत एक ज़बरदस्त काम है। हम देखो स्टेनलेस स्टील देखा है तुमने कभी? स्टेनलेस स्टील में आयरन ही तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ क्या होता है? कार्बन, निकिल, क्रोमियम, ये 2-3 चीज़ें और होती हैं, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा। क्या लिखा हुआ है? एलोइंग इज द वेरी गुड मेथड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। वी कैन गेट डिजायर प्रॉपर्टी। इससे क्या मतलब, जैसे हमने देखना है कि हमें सॉलिड बनाना है, जैसे टंगस्टन नहीं बनाया था हमने कि हाई मेल्टिंग पॉइंट बनाना है, हमें ऐसा एलोए बनाना है जिसपे जंग ही ना लगे, तो हम कुछ भी बना सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज मोस्टली वाइडली यूज मेटल है, बट इट इज नेवर यूज इन प्योर स्टेट, बिल्कुल प्योर में नहीं मिलेगा। दिस इज बिकॉज द प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, स्ट्रेस्ड ईजिली when hot, but it is mixed with the small amount of the carbon, it becomes the hard and strong. आयरन इज मिक्सड विद, देखो निकिल और क्रोमियम, क्या मिलता है हमें? स्टेनलेस स्टील, जिस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। समझ में आ गई भाई बात? तो ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का है, ये भी एक टॉपिक है। देखो यहाँ पे कि गोल्ड की प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं? 24 कैरेट। 24 कैरेट बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, बैंड हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसीलिए उसमें क्या ऐड करते हैं? इम्प्योरिटी। किसकी? कॉपर और सिल्वर की। जिससे क्या बनता है? वो कॉपर और सिल्वर ऐड करने से ना मजबूत बनता है। क्या बनता है? मजबूत बनता है। और मैंने क्या कहा था? एलोइंग करना, एलोए बनाना मतलब मेटल में कुछ और ऐड करना। उसके लिए हम डिजायरेबल कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए हो भाई, मैंने बताया टंगस्टन और क्रोमियम, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आई। गोल्ड में बनाने के लिए इसको सॉलिड करना मतलब मजबूत बनाना है। आयरन का देखा था हमें जंग ना लगे वो बनाना है। अब ये देखो एक और चीज़ नीचे, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एलोए बनाएगा जिस भी साथ, तो उसको कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। ऐसा है, ये मान लो यहाँ पे मरकरी रखा है बहुत सारा, और तुमने इसमें छोटा सा गोल्ड रख दिया, अपने आप अंदर डिजोल्व कर लेगा अपने अंदर गोल्ड को, और इसको क्या कहते हैं? हमें अमलगम कहते हैं। समझ में आ गई बात है? फिर एक एग्जांपल लिखा है इसने, ब्रास एक एलोए है, किसका? कॉपर का और जिंक का। ब्रोंज किसका एलोए है? कॉपर और टीन का। क्वेश्चन है ये, ऐसा मत सोचना कि ये वैसे ही फुद्दू बातें हैं। जब ब्रास को ये पूछ लेंगे, जब ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक से। ब्रोंज कैसे बनता है? कॉपर और टीन से। टीन का सिंबल क्या है? एसएन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि टीन का सिंबल क्या है? एसएन। समझ में आ गई बात है? सोल्डर, सोल्डर का तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो जॉब के एग्जाम के लिए भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर में क्या होता है? शोल्डर में लेड और टीन होता है भाई। समझ में आ गई बात? और इन्होंने ये वंडर की बात कही है, हमें इतनी मेटलर्जी, इतनी प्रॉपर्टी थी, हमें इतना ज्ञान था कि 2000 साल 2500 साल पहले भी ये आयरन पिलर खड़ा, आज तक जंग नहीं लग लिया इस पर। तुम सोचो कि किस तरीके, इतना नॉलेज था हमें उस टाइम पे भी केमिस्ट्री का। समझ में आ गई बात है? देखो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म भाई यहाँ पे, ठीक है।